रहे थे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। जो मार्केट है वो क्यों चेंज होता है, उसके अंदर जो प्राइसेस होते हैं वो क्यों चेंज होते हैं, मार्केट की सिचुएशंस क्यों फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। अब है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, ये बेसिकली प्रोड्यूसर के आस पर्सपेक्टिव से होता है कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड था हमारा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। सेम कि हमारे अगर हम कोई कमोडिटी खरीदना चाहते हैं, अगर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम डिमांड कम कर देते हैं, और प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। तो वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से था। जो सप्लाई का जो लॉ होता है वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से है कि अगर जो सामान कोई जो भी व्यक्ति है, जो कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वो जो भी सामान बना रही है, ठीक है, अगर उस सामान के प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी उस सामान की, मार्केट में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस कम होंगे तो मार्केट में जो क्वांटिटी है उस यूनिट की वो कम हो जाएगी, क्योंकि भाई अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ठीक है, अगर मार्केट में तो सप्लाई जो होती है वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से होती है। अगर मार्केट में प्राइस उस कमोडिटी के बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में प्राइस अगर कमोडिटी के कम होंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग, प्रोड्यूसर्स चाहता है बेचना और बेचने के काबिल भी है, एबल भी है, टू सेल एट अ गिवन प्राइस। तो की पॉइंट्स क्या है, हायर प्राइस, हायर सप्लाई। प्राइस हाई होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होंगे सप्लाई कम होगी, प्रोड्यूसर सप्लाई मोर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो है वो सप्लाई को ज़्यादा करेंगे जब प्रॉफिट उनको प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी सेट्रस पेरिबस का यहाँ पर नियम होता है कि बाकी जो चीज़ें हैं जो सप्लाई को चेंज कर सकती हैं वो सेम रहेंगी अदर देन द प्राइस। ठीक है, यानी प्राइस अगर गुड का बढ़ता है तो क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस का और गुड्स का रिलेशन है। ठीक है, और सारी फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो सेम रहेंगे, यानी सेट्रस पेरिबस। ठीक है, रीजन क्या है, हायर प्राइसेस इंक्रीजेस प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, प्राइस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स जो है वो ज्यादा सप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल है टमाटो, जैसे हायर टमाटो प्राइसेस फार्मर्स ग्रो मोर टमाटो, ये सिंपल है। ठीक है, सप्लाई कर्व कैसे बनता है, देखिए इट शोज, पहली बात तो सप्लाई जो कर्व है ये रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाई जो मार्केट में की जा रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसके बीच में रिलेशन शो करता है। फीचर क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइस रहेंगे, ये रहा प्राइस। ठीक, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी हम जिस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं वो होगी स्लोप। स्लोप जो है वो यहाँ पे अपवर्ड की साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, और ये बेसिकली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, जो डिमांड है वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता था, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब कैसे है, तो देखिए जब ये R2 प्राइस था तो सप्लाई कितनी थी, 100। जब R4 प्राइस हो गया यानी प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दी मार्केट में। R6 हो गया तो क्वांटिटी दोबारा से बढ़ा दी 300। R8 हो गया तो 400, और R10 हो गया तो 500 जो है वो सप्लाई बढ़ा दी। अब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या चेंज इन सप्लाई, ये दो टर्म्स हैं। ये क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब होता है कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस। जब प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी में सप्लाई होती है कमोडिटी को, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। किसकी वजह से हो रही है, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी की सप्लाई में चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और अदर देन द प्राइस, यानी प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर हैं जो सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, तो कॉज्ड बाई फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, उनमें अगर कोई चेंज होता है तो जो सप्लाई में चेंज होगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, ये अभी आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो फोकस कर रहा है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसर गेट इंक्रीज विच लीड्स टू, यहाँ पे बेसिकली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर प्रोड्यूसर की बढ़ जाती है, इस पॉइंट को हम नीचे भी पढ़ेंगे भी आगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है यानी प्रोड्यूसर का किसी सामान को बनाने में, जो भी वो सामान बना रहा है, अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है
तो वो चेंज इन सप्लाई कहलाया जाएगा, अगर प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, जैसे कि ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, बेकर्स ने प्रोड्यूस किया ज़्यादा, ठीक है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हो गई। यहाँ पे जो आटा है, ठीक है, उसके कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट पीछे तो कॉस्ट बढ़ गई यानी प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ गया, तो बेकर क्या करेंगे, प्रोड्यूस लेस करेंगे एट एवरी प्राइस पे, जिसकी वजह से चेंज इन सप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंज इन सप्लाई हुई है, यहाँ पे जो प्राइस नहीं हुए, यहाँ पे कॉस्ट जो चेंज हुई है, ठीक है, उसकी वजह से चेंज हुई है सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है, देखिए जो सप्लाई कर्व है, हम लोगों ने डिमांड कर्व को पढ़ा था कि कब कब शिफ्ट होता है, कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम हमने पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा था, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पढ़ी थी, नंबर ऑफ बायर्स पढ़े थे। तो अगर प्राइस के अलावा कितने भी फैक्टर्स जो हैं वो अगर डिमांड में चेंज फ्लक्चुएट कर देते हैं, प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं किसी कमोडिटी के, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, तो डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम बोलते थे शिफ्ट इन डिमांड। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि सप्लाई में अगर शिफ्ट हो रहा है यानी प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, कुछ कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, और होगा, और प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, प्राइस हमारे सेम है, ठीक है। तो नॉर्मल सप्लाई कर्व अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, वो इस तरह का था, ठीक है, P0 पे Q0, P1 पे Q1, P2 पे Q2, तो सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है रिमेन्स द सेम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जो है वो सेम है, टेक्नोलॉजी चेंज है, नंबर ऑफ सेलर भी कांस्टेंट है, नेशनल फैक्टर स्टेबल है, कुछ भी मतलब सारी चीज़ें स्टैटिक है, ये बदल नहीं रही हैं, कुछ चीज़ें स्थिर हैं, स्टेबल हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदल रही हैं, कोई भी चेंज नहीं हो रहा उनमें। तो ये तो होता है कब, जब नॉर्मल कर्व की बात करते हैं तब। अब यहाँ पे कौन सा है सप्लाई कर्व, कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, दो हम लोगों ने जैसे डिमांड पढ़ा था, डिमांड कर्व हमारे था, तो एक तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा था, एक लेफ्ट वर्ड, तो सेम सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होगा, इधर की साइड है तो देखिए राइट में हो जाएगा, इधर की साइड होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब पहला है मतलब सारे कोई भी जो फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं प्राइस के अलावा, वो अगर प्रोड्यूसर के फेवर में होंगे, जो यानी प्रोड्यूसर का खर्चा कम हो रहा है उसको बनाने में, कोई अभी हम पॉइंट्स के बारे में बात करें, मतलब बेसिकली उसके लिए कुछ पॉजिटिव होगा प्रोड्यूसर के लिए, तब राइटवर्ड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो सप्लाई कर्व है हम सप्लायर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, या प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसमें जस्ट अगर इनका अपोजिट कर देंगे तो ये लेफ्टवर्ड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो खर्चा हो रहा है सामान बनाने में, भाई जो खर्चा हो रहा है, मान लो मैं कोई फ़ोन बनाती हूँ, तो फ़ोन में पहले था मान लो कि मुझे 2,000 रुपये की कॉस्ट पड़ रही थी, अब वो 3,000 हो गई है। कोई सामान ऐसा है जो महंगा हो गया है बाज़ार में, या ठीक है उसके मार्केट प्राइस बढ़ गए हैं, तो अब वो 3,000 में, तो यानी प्रोड्यूसर को अब 3,000 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। तो जब उसका ही खर्चा बढ़ जाएगा तो वो मार्केट में इतने क्वांटिटी को थोड़ी ना सप्लाई कर पाएगा, वो कम क्वांटिटी बनाएगा, जब ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा तो कम बनाएगा ना। तो ये चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, अगर मान लो वो डिक्रीज हो गई, तब तो ये जैसे बढ़ गया तो उसके लिए लॉस हो गया, तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड में, ये नॉर्मल कर्व है, इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, 2,000 से अब उसका 1,000 खर्चा हो गया, तो क्या है, ये फेवर में है, किसके फेवर में है, प्रोड्यूसर के। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है तो हमारा कर्व जो है वो जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, तो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है यानी पहले से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, तो हमारी कॉस्ट कम होगी उसके चक्कर में, ठीक है, तो हम आराम से क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो। ठीक, फिर है अगर नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाते हैं तो, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले एक ही प्रोड्यूसर था, वही अपना सामान बेचता था मार्केट में, अब लेकिन उसी सामान को बनाने वाले बहुत लोग हो गए, ठीक है, और लोग भी हो गए, मान लो 5 लोग और आ गए, पहले ए बनाता था, आज बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, ये भी सेम प्रोडक्ट बनाते हैं जो ए बनाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी।
तो जिसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेशनल फैक्टर क्या होता है, अगर कोई भी नेशन के लेवल पे नेशनल फैक्टर यानी जैसे कि रॉ मटेरियल है, प्राइसेस हैं, ठीक है, या नेशनल इनकम है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ले आई, गुड हार्वेस्ट है या रॉ मटेरियल अच्छा है, और रॉ मटेरियल होता है कि आप एबंडेंटली आप जितना ज़रूरी है आप उतना आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नेशनल फैक्टर पर इस तरह की कुछ फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारी जो कर्व है वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से हमारा कर्व जो है सप्लाई का वो शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे फेवर में है, हमारे यानी प्रोड्यूसर के फेवर में है, अगर सपोर्टिव है, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू कर दी है, टैक्स जो है वो कम हो गया है, टैक्स प्रोड्यूसर को कम देना पड़ रहा है, तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड, क्योंकि उसको भाई खर्चा कम होगा, टैक्स वो कम देगी। ठीक है, फिर क्या है, अगर हमारे फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होती है, जैसे कि हायर फ्यूचर प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में क्या है कि इन केस कि फ्यूचर में अभी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो अभी क्या होगी, क्वांटिटी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होती है कि अच्छा फ्यूचर में कोई, मान लो हमें प्रोड्यूसर को पता चला है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है, ठीक है, या टैक्स कम करने वाली है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट की सप्लाई को हम रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे भी फेवरेबल कंडीशन होगी हम उस तरह का चेंज करते हैं। अगर वो कंडीशन ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल है तो वो राइट वर्ड में शिफ्ट होगा, अनफेवरेबल है तो लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होगा। जिसके आप अपोजिट करते रहेंगे तो हमारा S1 जो कर्व है वो S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव मार्केट इक्विलिब्रियम। तो देखिए जो इक्वी वर्ड है ना, इक्विलिब्रियम यानी ये इक्वी वर्ड है, EQUI, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, यानी बराबर, यानी दो ऐसे कह सकते हैं हम कंडीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग जैसे बात करते हैं कि मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं एक पेन खरीदूं वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो मेरी जो डिमांड थी, ठीक है, कि मैं एक पेन ऐसा खरीदूं कि उस में इंक बहुत ज़्यादा हो, बहुत टाइम तक चल सके, देखने में बहुत सुंदर हो, ठीक है, जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मुझे क्या मिल गई, सप्लाई भी मिल गई, उसके अकॉर्डिंग मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई भी मार्केट मिल गई, अब सामान मिल गया। तो क्या हुआ कि जो मैंने डिमांड की थी वही मेरे को सप्लाई मिल गई। तो जब क्वांटिटी और सप्लाई बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई किसका भाग है, किसका पार्ट है, मार्केट का, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी जितने क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है मार्केट में उतनी ही क्वांटिटी की अगर सप्लाई हो रही है तो हम उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, इसमें कौन सी सिचुएशन बनेंगी, डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, बायर्स जो है जिस प्राइस पे बायर्स खरीदना चाह रहे हैं सेलर भी उस प्राइस पर बेचना चाह रहा है, यानी दोनों ही एक प्राइस पे, सेम प्राइस पे अगर अग्री कर रहे हैं, ठीक है, जिस प्राइस पे खरीदार खरीद सकता है बेचने वाला बेच सकता है सेम प्राइस पे, वो मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। और यहाँ पे प्राइस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उससे फ़र्क या उसका कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है भाई, प्राइजेस जब सेम पे बायर और सेलर एग्री हो रहे हैं तो फिर प्राइस राइज और फॉल हो उसका क्या ही मतलब है। ठीक है, तो कोई प्रेशर इस तरह का नहीं रहता है, चीज़ें नॉर्मल रहती है, सेटिस्फेक्शन रहती है एट बोथ द लेवल। अब यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। तो जो हम लोगों ने अभी यहाँ सिचुएशन पढ़ी थी, बायर्स एंड सेलर्स एग्री ऑन द सेम प्राइस, यही सिचुएशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस की होती है। और इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर जितनी क्वांटिटी सेल की जा रही है, यानी जितनी डिमांड और सप्लाई तो बराबर हो रही है, ठीक है, इस पे बायर और सेलर दोनों एग्री हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले प्राइस पे, सेम प्राइस पे जब ये दोनों एग्री हो जाते हैं तो इस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई करेगा उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इसको हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं
और ये डिटरमाइन करती है डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से हम इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे बनता है, क्या बोला था अभी, लास्ट पॉइंट क्या था कि जो डिमांड और सप्लाई कर्व का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसी को हम मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वो बनती है, ठीक है। तो ग्राफ है यहाँ पे, हम लोगों ने पढ़ा डिमांड का कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, नीचे की साइड होता है। सप्लाई का कर्व जो है वो ऊपर की साइड होता है, अपर। इंटरेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ, ये इंटरेक्शन पॉइंट है जिसे हम ई बोल रहे हैं यहाँ पे। इंटरेक्शन पॉइंट है, यही जो इंटरेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी ये एक ऐसा प्राइस है यहाँ पे, ये एक ऐसा प्राइस है कि सेलर जो है इतना सामान बेचने के लिए तैयार है और डिमांड जो बायर है वो इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और सेलर जो है वो बेचने के लिए भी तैयार है, ठीक है। तो ये वाला, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट पॉइंट ई क्यू डी, ये है क्यू डी और ये है क्यू एस। क्यू डी क्यू एस जो है वो बराबर है, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है ई पॉइंट पर, और क्वांटिटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी। इस प्राइस पर जितनी भी क्वांटिटी सेल हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सिंपल, ठीक है। अब दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन क्या है इसमें, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये जो है ये एक्सिस पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए डिमांड कर्व जो है वो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड देखिए यहाँ तक आ रही है और सप्लाई कितनी है, यहीं तक है, ठीक है। तो ये जो बीच का चेंज है, ये जो बीच का गैप है, यानी डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसका मतलब क्या है, सामान की शॉर्टेज है, ठीक है, ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, शॉर्टेज, ठीक है। और अगर ऊपर वाली अगर आप देखेंगे इधर की साइड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सप्लाई हमारी इधर आ रही है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमारी सप्लाई हो रही है, लेकिन डिमांड हमारी इस पॉइंट पर ही है, ठीक है। तो डिमांड हमारी कम है, डिमांड हमारी आ, कम है, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग खरीदने वाले कम है, तो ये कौन सी सिचुएशन कहलाई जाती है, सरप्लस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सरप्लस और शॉर्टेज। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, सरप्लस यानी एक्सेस सप्लाई, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको सरप्लस बोलते हैं। ये कब होती है, जब प्राइस ज़्यादा होते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर को कम लग रहा होगा, जैसे ही प्राइस बढ़े तो वो क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, लेकिन डिमांड हो गई कम, तो वो कौन सी सिचुएशन बन जाती है, सरप्लस की, ठीक है। और देयरफॉर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसके कंपैरिजन में वो बहुत कम है, तो क्यू एस इज ग्रेटर देन क्यू डी। तो यहाँ पे अब क्या तीन रिजल्ट निकल कर आते हैं, तीन का रिजल्ट होते हैं, पहला, भाई हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, तो सरप्लस की जो सिचुएशन है, यानी उसमें अब रिजल्ट क्या क्या निकल जाएगा। पहली बात क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे गुड्स ऐसे होंगे जिन्हें हम बेच नहीं पा रहे होंगे, जिन्हें प्रोड्यूसर बेच नहीं पा रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाई मार्केट में सप्लाई हो गई लेकिन लोग खरीदने वाले नहीं है, तो बहुत सारा सामान ऐसा होगा जो बेचा नहीं जा सकता होगा, ठीक है, तो बहुत सारा गुड्स